स्वागत है हमारे ऑनलाइन स्टडी पॉइंट ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल बजरंग स्टडीज में। और अब हम जो साइंस का अगला पोर्शन है उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। और जो लेसन नंबर 10 था हम उस पर चल रहे थे, उसकी थोड़ी बातें करेंगे और उसके बाद ये अपन क्या करेंगे, थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो उसमें जो हमने विद्युत मोटर थी उसके बारे में कल आपको बताया था। इसमें दिक् परिवर्तक होते हैं, कार्बन के ब्रुश होते हैं, है ना, तो वो सारी चीजें आपको बताई थी। इसके बाद जो स्थितियां अगली हैं, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। इस साल वो आ गया है 2020 में जो पेपर हुआ है, तो फिर भी पढ़ने लायक जरूरी है। तो ये अपन क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। दोनों में सरलता है, दोनों बहुत सरल है, और सिमेट्री है, थोड़ा बहुत अंतर है दोनों के लिए। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे अपन। आप ये चुंबक कैसे बना सकते हो, ये आपकी मर्जी है, आप जैसा ही बनाना चाहो। तो ये अपन जो है सर्पी वाले बना रहे हैं। ठीक है, तो इनके ऊपर कार्बन के ब्रुश लगे होते हैं यहाँ और यहाँ। ये S1 मान लेता हूं, ये S2, ये क्या है, सर्पी वाले। क्या है ये, सर्पी वाले। और ये क्या है, ये B2 मान लेते हैं इसको, यानी B2। और ये है कार्बन के ब्रुश। क्या है, कार्बन के ब्रुश। ठीक, और ये S1 है, तो ये क्या हो गया, C1। ठीक, तो इस प्रकार से है। अब आपके पास क्या है, इसमें देखो जरा, ये आपके पास वही शाफ्ट है। क्या है ये, शाफ्ट। ठीक, और इस प्रकार से घूम रही है। ये ए है, ये बी है, ये सी और ये डी। अपन पढ़ क्या रहे हैं ये पता होना चाहिए। प्रत्यावर्ती प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र पढ़ रहे हैं अपन। क्या करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र पढ़ रहे हैं। इसका हिंदी अर्थ एक और समझ लीजिए, AC जनरेटर। जनरेटर दूसरा नाम क्या है इसका, AC जनरेटर। ठीक, अब देखो साहब होता क्या है, पहले समझेंगे इसकी संरचना। ठीक है, मुख्य तो ये है कि डीसी जो जनरेटर था वो मोटर थी, और अल्टरनेटिंग करंट जो है एसी जनरेटर है वो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, इसमें स्थितियां ये हैं कि आपका जो ये वाला जो भाग है, इसकी संरचना इस प्रकार होगी कि सबसे पहले दो अपन प्रबल चुंबक लेते हैं, N और S। सर्वप्रथम दो प्रबल चुंबक लिए, N और S। ठीक है, इसके बाद इन प्रबल चुंबकों के मध्य में एक आपने नरम लोहे की छड़ ली थी, पिछले वाले वीडियो में जैसे बताया था। एक नरम लोहे की छड़ ली, उस छड़ को क्या बना लिया हमने,
आयताकार आकृति में रूपांतरित कर लिया। किसमें रूपांतरित कर लिया? आयताकार आकृति में रूपांतरित कर लिया। जब आयताकार आकृति में रूपांतरित इसको कर लिया तो उसके बाद इसके ऊपर क्या किया? विद्युत रोधी तांबे के तार लपेट दिए। भाई आर्मेचर तो हर किसी का ऐसे बनेगा। नरम लोहे की छड़ ली, उसे आयताकार आकृति में बना लिया और उसके ऊपर विद्युत रोधी तांबे के तार लपेट दिए। तांबे के तार लपेटने के बाद ही ये आर्मेचर कहलाएगी ये छड़, वरना ये कोई आर्मेचर नहीं है। ये बात समझ में आ रही होगी आपको? ठीक है, कल ही मैंने बताया। इसके जो सिरे हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। ए बी, ए इसका एक सिरा है, सी डी इसका दूसरा सिरा है, ए डी इसका तीसरा सिरा है, बी सी इसका चौथा सिरा है। आपकी मर्जी, आप जो सा सिरा मानना चाहो। ठीक, अब आर्मेचर के बाहर जो सिरे हैं उनका संबंध क्रमशः दो सर्पी बल है, S1 और S2 से कर देते हैं। इन S1 S2 के ऊपर क्रमशः दो कार्बन के ब्रुश B1 और B2 लगे रहते हैं। ठीक है, ये थी क्या इसकी संरचना? क्या थी? संरचना। समझ में आई आपको? और इसके बाद क्या है इसमें? इसकी समझेंगे इसके बाद क्रिया विधि। क्रिया विधि में बिल्कुल वही स्थिति आएगी जो पहले थी। ठीक, आ चुका है, आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक, क्योंकि 2 साल से लगातार इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है वो। लेकिन ये मैं भगवान नहीं हूं भाई ये आएगा ही नहीं, ऐसा भी नहीं है। आ सकता है इसलिए करा रहा हूं, अगर नहीं आता तो मैं कराता ही नहीं। और ये इसके एक शाफ्ट है। ये जो आर्मेचर है इस शाफ्ट पर चारों दिशाओं में आसानी से घूम सकता है। बात क्लियर? यहां तक आपकी क्या थी? संरचना थी, प्रत्यावर्ती धाराजेंस की, एसी जनरेटर की। ठीक है, अब देखो क्या होगा। जैसे ही आप किसी बाह्य स्रोत से इसे स्टार्ट करोगे, इसमें ये शाफ्ट है नहीं, थोड़ी सी बड़ी होती है इस प्रकार, ये हैंडल है, समझिए? ये हैंडल लगा के आप इसको स्टार्ट करोगे। ठीक, शाफ्ट से टच होते हैं ये वाले, थोड़े से टच होते हैं इससे, तो उसके बाद क्या है, ये घूमना शुरू कर देगा धारा प्रवाहित होते ही। पहले अपन ये वाली स्थिति समझेंगे, उसके बाद यहां क्या हो रहा है उसको समझेंगे। बात समझ आ रही है? देखो जरा, जैसे ही आपने किसी बाह्य स्रोत से इसको शुरू कर दिया, साहब स्टार्ट कर दिया इसको, शादी गांव में जनरेटर होता है ना, वो ये एसी जनरेटर है, वो डीसी होता है, ये एसी है। अब देखो क्या, जैसे आप इसे स्टार्ट कर दिया, इसमें धारा प्रवाह शुरू हो जाएगा। शुरुआती स्थिति में आर्मेचर ए बी सी डी ए प्रबल चुंबकीय द्रवों के तल के समांतर रहता है। प्रबल चुंबकीय द्रवों के तल के कहां रहता है? समांतर रहता है। ठीक, और जैसे ही आप इसमें धारा प्रवाहित करना शुरू कर दोगे तो ये घूमना शुरू कर देगा। अब ये समांतर है, देख लीजिए। मैंने माना है कि इसमें जो धारा की दिशा है वो इस प्रकार से बह रही है, ए बी सी डी ए की ओर। परिपथ पूर्ण जरूर कर देंगे आप। धारा एक बार पुनः सुन लीजिए, जो धारा की दिशा है वो मैंने माना है, वो जरूर नहीं, आप इधर से मान सकते हो, आपकी मर्जी। तो ए धारा की जो दिशा है, ए बी सी डी ए, ठीक है, ए बी सी डी ए की ओर प्रवाहित हो रही है। तो वही है, प्रथम आधे चक्र में ऐसे आ जाएगा ये बिल्कुल समांतर। देखो, ए वाला सिरा यहां आ गया, ये मान लीजिए अंगूठे पे आ गया, बी वाला सिरा यहां आ गया एकदम उंगली पर, सी वाला सिरा इस वाली उंगली पर, देखो ये वाली उंगली है लास्ट वाली, और ये डी वाला जो सिरा ये यहां आ गया बिल्कुल नीचे यहां। तो लिखेंगे कैसे? प्रथम आधे चक्र में ए बी लंबवत बाहर की ओर अवतल में, और सी डी लंबवत अंदर की ओर, ऐसे घूम जाएगा ये। देखो जरा, इस प्रकार से आर्मेचर है, घूमेगा, ये हो गया, ये स्थिति आ गई थी।
तो ये तो हो गया ए, देखो जरा ए यहाँ, डी यहाँ, अदर तो आ गया इधर, ये सी नीचे की ओर और डी यहाँ नीचे। तो ए बी लंबवत बाहर की ओर, सी डी लंबवत अंदर की ओर। किसके लंबवत? चुंबकीय ध्रुवों के लंबवत। किसके? चुंबकीय ध्रुवों के लंबवत। ठीक है। जब ये लंबवत रहता है प्रथम आधे चक्र में, और हर दूसरे चक्र के बाद ये आधा रहता है, लंबवत रहता है, तो इससे अधिकतम मात्रा में चुंबकीय बल रेखाएं गुजरती हैं। चुंबकीय फ्लक्स जिनको कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स। फाई इज इक्वल टू बी ए। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। फाई एक निश्चित कोण है और ए क्या है? उसका एरिया है। ठीक। तो जब ये लंबवत रहता है तो अधिकतम मात्रा में चुंबकीय बल रेखाएं इसमें से गुजरेंगी, यानी कि प्रबल मान का चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न होगा। ये बात क्लियर? ये ऑक्सफोर्ड ने बताई थी बात। अब क्या प्रथम आधे चक्र लंबवत हो गई, दूसरे आधे चक्र में क्या है? फिर समांतर आ जाता है, लेकिन धारा की दिशा कहाँ हो जाती है? ए तो आ जाता है डी पर, सी आ जाता है बी पर, और सी बी पर क्या आ जाता है? सी, और ए पर क्या आ जाता है? डी। यानी कि दूसरे आधे चक्र में स्थिति रहती है, ऐसी स्थिति रहती है ये वाली। ये बात समझ आई क्या? ठीक है। अब पहला आधा चक्र हो गया, पूरा पहला चक्र हो गया। अब दूसरे आधे चक्र में फिर वही स्थिति आएगी, ऐसे आ जाएगा। अब दूसरा चक्र में क्या होगा? देखो ए सॉरी डी यहां और सी यहां और बी इसमें, ये वाली जो उंगली है, और ए कहां? यहां नीचे की ओर। तो सी डी सिरा लंबवत बाहर की ओर और ए बी सिरा लंबवत अंदर की ओर। इस स्थिति में भी इससे अधिकतम मात्रा में चुंबकीय फ्लक्स गुजरेगा। चुंबकीय फ्लक्स जो है गुजरेगा तो सही, चुंबकीय बल रेखाएं इनसे क्यों चलती हैं। ठीक है। आप ऐसे बना सकते हो चित्र को इस प्रकार से, ये भी सही है। समझिए बात को? आप ऐसे बना सकते हो इसको। तो चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेंगी जरूर जब ये समांतर रहेगा, लेकिन लंबवत में पार निकलती हैं इससे। यानी कि जब ये चुंबकीय बल रेखाएं इसमें से पार निकलेंगी तो इसको धक्का मारेंगे तो इस तीव्र गति से घूमना शुरू कर देगा। तो जितना प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होगा उतना ही अधिक तीव्र गति, यानी जितनी अधिक धारा होगी उतना ही अधिक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और जितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उतना ये क्या है? तेज गति से घूमे, क्योंकि ये बल लगाएंगे इस पर, इधर की ओर धकेलेंगे, इसको समांतर स्थिति में लाने का प्रयास करेंगे, और ये क्या करेगा? समांतर स्थिति में लाने का विरोध करेगा। ठीक, इसे घूमना है किस पर? साक्ष पर घूम रहा है। तो दूसरा आधा चक्र हो गया। फिर दूसरा जो अगला चक्र है उसमें फिर ये समांतर आ जाता है, और धारा की दिशा क्या हो जाती है? धारा की दिशा पहले के विपरीत दिशा में हो जाती है। ये आप देख सकते हो। एक चीज समझ लीजिए बस, जब ये शुरुआत में इसमें धारा की दिशा ए बी सी डी ए की ओर होती है प्रथम आधे चक्र में, ठीक है, तो दूसरा जो आधा चक्र है उसमें धारा की दिशा होगी, यहाँ रहेगा डी, यहाँ रहेगा सी, यहाँ रहेगा बी, यहाँ रहेगा ए, इधर रहेगी। ये बात के लिए यहाँ तक समझ आया? अब साहब यहाँ तक समझ आ गया साहब, यहाँ से आगे क्या? देखो, जब धारा की दिशा रहती है ए बी सी डी ए की ओर, तो ये सर्पी वाले जो है, ये जो कार्बन का ब्रुश है B1 सर्पी वाले के टच में रहता है, ये इसी सर्पी वाले के टच में रहता है S1 के B1, और S2 टच में रहता है B2 के। ठीक है, क्योंकि बाहर स्रोत से इनको जोड़ा गया है सर्पी वालों को। ठीक है, कार्बन के ब्रुश अंदर रहते हैं इसमें, उसकी तरह चिपके नहीं रहते हैं ऊपर, अंदर रहते हैं इसमें, किसमें? सर्पी वाले में। ठीक है, तो ये जब एक सिरे से धारा आएगी तो ये घूमेगा, बस ये घूमेगा ये वाला भाग, तो ये इधर घूमेगा। यानी जब ये यहाँ आएगा, देखो जब ये ऐसे धारा दे रही है तो ये क्या होगा? ऐसे होगा ना, ये सिरा ऐसे आएगा ऊपर इधर की ओर, इस प्रकार से। समझ रहे हो बात? तो ये कहाँ जाएगा? ये यहाँ जाएगा। ठीक, यानी कि आप कह सकते हो कि जब धारा की दिशा ए बी सी डी ए की ओर है तो सर्पी वाले S1 जो है वो कहाँ रहेगा? डी वाले सिरे की ओर रहेगा, और सर्पी वाले S2 कहाँ रहेगा? ए वाले सिरे की ओर रहेगा। ठीक,
और कार्बन के दोस्तों अलग अलग इन दोनों के साथ घूमते हैं, दोनों चिपकते नहीं है, इस प्रकार से घूमते रहेंगे दोनों कपलिंग के रूप में, समझ लो। तो ये क्या है, इसका एक तरीका है इसको बताने का, इसे समझने का, रखने का विषय नहीं है, ठीक है। तो ये क्या चीज थी, संरचना, कार्य विधि थी। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, समझ में नहीं आया तो आप और पूछ सकते हो, ठीक है। ये बात समझ आ गई। अब आगे क्या है सर, आगे चलते हैं थोड़ा सा। इस लेसन में 2-3 चीजें हैं कि एक चीज है रो इज इक्वल टू, पढ़ा हुआ आपने, रो इज इक्वल टू RA/L, ठीक। इसमें क्वेश्चन बहुत आता है। तो रो क्या है, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध है, क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी या प्रतिरोधकता, दोनों एक ही बात, प्रतिरोधकता, दोनों क्या है, एक ही बात है, ठीक। देखो इसकी परिभाषा निकालते हैं, किसकी, विशिष्ट प्रतिरोध की। यदि R इज इक्वल टू 1 ओम, ठीक, 1 ओम, A इज इक्वल टू एवं, सब वही जो मैं बता रहा था अगले वीडियो में बताया, इससे पिछले वीडियो में बताया, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, मीटर स्क्वायर आएगा, तथा L बराबर क्या है, 1 मीटर लंबाई। तब क्या, ये मान रख दो इसमें, रो इज इक्वल टू 1 इंटू 1/1, तो रो इज इक्वल टू क्या है, 1। अब देखो साहब क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक देखते हैं जरा, देखो मात्रक देख लेते हैं एक बार। R का मात्रक, प्रतिरोध मात्रक क्या है, ओम, ओम इंटू क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, और लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर। तो इससे ये कट गया, आसपास क्या बचा, रो इक्वल टू ओम मीटर, ओम इंटू, रो इक्वल टू क्या आया, 1 ओम इंटू मीटर। तो क्या है, यदि किसी चालक तार की लंबाई 1 मीटर हो और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब मोटाई, अनुप्रस्थ काट का मतलब क्या, देखो जरा, यह आपका वायर है, ये वाला जो भाग है ना, ये वाला यहां से यहां तक, ये वाला जो भाग है ए बी सिरा, ये वाला, ये मोटाई, इसको क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ काट क्षेत्र। हिंदी में अर्थ क्या है इसका, मोटाई। क्या अर्थ है, मोटाई। ये बात क्लियर। यदि किसी चालक तार की लंबाई 1 मीटर, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी कि मोटाई उसकी 1 मीटर स्क्वायर हो, तथा उसमें यदि प्रतिरोध इन स्थितियों के बावजूद उसका यदि प्रतिरोध 1 ओम है, तो उस प्रतिरोध को, उस चालक का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा। उस चालक का प्रतिरोध क्या कहलाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा। कैसे, यदि किसी चालक का लंबाई 1 मीटर, क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर और प्रतिरोध 1 ओम हो, तो उस चालक तार का प्रतिरोध क्या कहलाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा। आपको कोई परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, आप ये याद कर लो बस, टिकट खत्म। ये आपकी बातें समझ आई होगी। अगला जो टॉपिक है आपका, जिसमें कुछ न्यूमेरिकल जो है इस टाइप के, वो आने वाले जो कल का वीडियो आएगा उसमें आपको मिलेंगे। विशिष्ट प्रतिरोध से संबंधित न्यूमेरिकल कई बार पूछ लेता बोर्ड में, लेकिन राजस्थान बोर्ड में अब तक पूछे नहीं है, यही बात सही है। लेकिन हो सकता है कभी कभार पूछ ले, आपको दिक्कत खड़ी ना हो, इसलिए इसके न्यूमेरिकल में आपको अगला जो वीडियो है उसमें करा दूंगा। ठीक है, थैंक यू।